STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। है कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन, और इसीलिए हमने ये माहौल बनाया ताकि कुंभ की आस्था का ये जयघोष, ये तरंग पूरे हिंदुस्तान तक जाए। और अब जलवायु परिवर्तन के लिए, मानवता के संकट से बचाने के लिए हम एक मंथन करेंगे। और अब मैं स्वागत की परंपरा को शुरू करने जा रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विराजमान हैं। मैं माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। हमारे मंच पर समाज के प्रकाश स्तंभ पूज्य धर्मगुरु जी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो परम पूज्य जगत गुरु श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी शंकराचार्य बद्रिकाश्रम, उनका स्वागत करें। और आप सब अपनी तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद केपी मलिक जी से अनुरोध है कि वो स्वामी चिदानंद सरस्वती जी अध्यक्ष परमार्थ निकेतन का स्वागत करें। और साथ ही संस्थापक जगत गुरु कृपालु योग ट्रस्ट के स्वामी मुकुंदानंद जी का भी स्वागत करें। माननीय श्री केपी मलिक जी, माननीय राज्य मंत्री जी स्वागत करेंगे। और मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के प्रणाम से आप समूचे मंच का स्वागत करें। और अब मैं आज के इस आयोजन के अतिथियों का स्वागत करने के लिए उद्बोधन के माध्यम से आमंत्रित कर रही हूँ प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री अनिल कुमार जी को कि वो आएं और अतिथियों का स्वागत करें। प्रमुख सचिव महोदय, माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी का स्वागत किया। और अब माननीय राज्य मंत्री श्री केपी मलिक जी का स्वागत कर रहे हैं। कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन विषय पर आयोजित इस सम्मेलन पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन, हमारे बीच में उपस्थित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी, श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी मुकुंदानंद जी संस्थापक जगत गुरु कृपालु योग ट्रस्ट, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी परामर्श निकेतन आश्रम, श्री अरुण कुमार सक्सेना जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्री कृष्णपाल मलिक जी माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्री मनोज कुमार सिंह जी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, श्री ऋषिकेश जी ग्रैमी अवार्ड विजेता संगीतकार एवं पर्यावरण वेद, श्री प्रवीण पटेल जी माननीय सांसद, श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी माननीय विधायक शहरी उत्तर, श्री दीपक पटेल जी माननीय विधायक फूलपुर, श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी माननीय विधायक, श्री राजमणि पॉल जी माननीय विधायक कोराम, श्री पीयूष रंजन जी माननीय विधायक कचरा, श्री सुरेंद्र चौधरी जी माननीय अमरसी, श्री गणेश केशवरानी जी माननीय महापौर नगर निगम, डॉक्टर वीके सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री राजेंद्र मिश्र जी अध्यक्ष महानगर, श्री कविता कौर जी अध्यक्ष गंगापार, श्री प्रजापति जी अध्यक्ष यमुनापार, श्री चंद्रभूषण जी आई फॉरेस्ट के अध्यक्ष। सर मंच पर
आसीन अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यक्रम में मौजूद सभी आध्यात्मिक गुरुजन, सम्मानित वक्तागण, पर्यावरण विशेषज्ञ, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 के में कुंभ की आस्था एवं जलवायु परिवर्तन विषय पर आयोजित इस प्रथम सम्मेलन में मुझे आप सभी महानुभावों का स्वागत करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका हमेशा से विशेष प्रयास रहा है कि हम लोग पर्यावरण संरक्षण पर ठोस कार्य करें एवं जलवायु परिवर्तन की जो कुप्रभाव हो रहा है उस पर हम लोग रोक लगाएं। यहाँ उपस्थित महानुभावों की विशेषता यह है कि इसमें आध्यात्मिक, बौद्धिक संपदा और पर्यावरणीय विशेषज्ञता का एक ऐसा संगम उत्पन्न हो रहा है जो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे विश्व पटल पर प्रथम रूप से हो रहा है। महाकुंभ 2025 आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ आस्था, परंपरा और सामूहिक शक्ति की अद्भुत अनुभूति देता है। आज के युग में यह स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या आस्था हमारे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु के प्रति प्रेरित करता है अथवा नहीं। इसका उत्तर ही परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों में छिपा है। हमारे धार्मिक दर्शनों में आस्था, विचार में जीवन और प्रकृति की पवित्रता के पारस्परिक संबंध की स्वीकार्यता है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपनी भूमि, अपने प्रदेश, अपने देश के जलवायु और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। आज के कार्यक्रम में इसी पहलू के बारे में विचार किया जाना है। कार्यक्रम में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेंडली रिचुअल्स, कंजर्वेटिव इनिशिएटिव, हमारी पौराणिक परंपरा और प्रकृति पर भी चर्चा की जाएगी। ये सम्मेलन आध्यात्मिक मूल्यों को पर्यावरण दायित्वों से जोड़ने के लिए कार्रवाई का आह्वान है। विश्वास और जलवायु चेतना को जोड़कर हम सामूहिक जिम्मेदारी को प्रेरित कर सकते हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए हरा भरा, अधिक समन्वयकारी भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। इस सम्मेलन में नए विचार आए, सार्थक भागीदारी बने ताकि एक हरित और अधिक जागरूक भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो। मैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता पूर्वक नेतृत्व के लिए पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इस महत्वपूर्ण संवाद का हिस्सा बनने के लिए हम सभी गणमान्य व्यक्तियों, वक्ताओं और प्रतिभागियों को मेरी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने प्रारंभिक उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ प्रेसिडेंट एवं CEO आई-फॉरेस्ट डॉक्टर चंद्रभूषण जी को कि वो आएँ और अपना प्रेजेंटेशन दें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण और सभा में उपस्थित हर व्यक्ति को मेरा सादर प्रणाम। और देश के पहले फेथ और क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव में आप सभी का अभिनंदन। मैं अगले 3 मिनट में 4 स्लाइड और 4 आंकड़ों से आप लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। 1857 में जब देश अपना पहला संग्राम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, उस समय विश्व का औसतन तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस था। 13.6 डिग्री। आज 177 साल बाद विश्व का तापमान, एनुअल एवरेज टेम्परेचर, औसतन विश्व का तापमान 15.1 डिग्री। तो 177 साल में विश्व का जो तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कहने के लिए तो 1.5 डिग्री कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देखें, इस पृथ्वी के इतिहास में देखें, तो पिछले 1 लाख साल में ऐसे चीज को नहीं देखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में तापमान कैसे बढ़ा है। हमारे पास आंकड़े हैं 1901 से। नेक्स्ट। ये आप स्पाइरल देखिए जो कि दिखाएगा कि हिंदुस्तान में 1901 से कैसे तापमान बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए इसको। और आप देखेंगे कि तापमान 1901 से हल्के हल्के बढ़े जा रहा है, लेकिन 1990 के बाद तापमान में तेजी आई है और 2010 के बाद तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है।
तो जलवायु परिवर्तन एक हकीकत है। जलवायु परिवर्तन हम लोग इफेक्ट में देख रहे हैं, जो कि अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। दिखाइए प्लीज। और ये आपदा से नजर आती है। 1950 के दशक में इस देश में सिर्फ 27 जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा आई थी। 1950 वो दशक जो हमारे स्वतंत्रता के बाद आया था। आज के दिन 210, 2011 और 2020 के दशक में 210 आपदा आई हैं। पिछले 70 साल में 8 गुना आपदा की दर बढ़ी। और ये हम सब देख सकते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो, साइक्लोन हो, हीट वेव हो। फरवरी के महीने में आज के दिन में तापमान 30 डिग्री अब सामान्य हो गया, जो कि पहले ऐसा था नहीं। तो हम सब इसको महसूस कर सकते हैं। और इन सब का कारण है, अगला स्लाइड, कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। ये दिखाता है कि 1947 में, जिस साल हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, पूरे विश्व में ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन था वो 1500 करोड़ टन था, 15.1 बिलियन टन। आज के दिन में ये 5400 करोड़ टन है, 3 गुना से ज्यादा उत्सर्जन बढ़ा है। इन 4 स्लाइडों से ये बड़ा क्लियर है कि हमारे पास ज्ञान है। जलवायु परिवर्तन जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो सबको मालूम है, लाखों रिपोर्ट छपते हैं इसके बारे में। तकनीक भी एक इशू नहीं है। हमारे पास सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, सुपर इफिशिएंट अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कर सकते हैं। सवाल ये है कि हम कर क्यों नहीं रहे। और इसका जवाब बहुत करते हैं, जैसे मेरे जैसे साइंटिस्ट और रिसर्चर जानते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन को सिर्फ टेक्नो इकोनॉमिक इशू की तरह अगर देखें, तकनीकी और आर्थिक इशू की तरह देखें, तो जलवायु परिवर्तन सॉल्व नहीं हो सकता। क्योंकि जलवायु परिवर्तन और हर एक पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो सामाजिक हैं और आध्यात्मिक भी। और इसी कारण से हमारी जो रिलेशनशिप है नेचर के कारण, प्रकृति के कारण, वो टूट रही है। और वो रिलेशनशिप टूटने के कारण ये जितने भी हम पर्यावरण में मुश्किलें देख रहे हैं वो आ रहा है। और मैं आज आपके सामने ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 30-40 साल से रिसर्चर लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है। और आज इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग लोगों के पास पहुंच सकते हैं वो हमारे धर्मगुरु हैं, जिनको हमने यहाँ पे बुलाया है। आज ये पहला कॉन्फ्रेंस है हिंदुस्तान का जहाँ फेथ और क्लाइमेट चेंज पे डिस्कशन हो रहा है। मैं अंत में यही कहूंगा, आज से आह्वान शुरू हो, फेथ और क्लाइमेट चेंज में आगे बढ़े और हम इस विश्व के जो समस्या है उसको कम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका इस जानकारी के लिए। आज के इस आयोजन पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर एक फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि ये बटन दबाकर इस फिल्म का शुभारंभ करें। उत्तर
आकाश और धरती हम इनसे ही बने हैं। शुरुआत भी यही और अंत भी यही। तो जागो, वापस आओ और इस प्रकृति का फिर से हिस्सा बन जाओ। यहाँ पेड़ भी पूजे जाते हैं और नदियाँ माँ कहलाती हैं। यहाँ पेड़ भी पूजे जाते हैं और नदियाँ माँ कहलाती हैं। महाकुंभ की पावन धरती ये संकल्प उठाती है। सतत विकास की धारा विरल गंगा में भी बहती रहे। वन को जीवन माने हम और धरती अपनी फूले फले। नदियों का ये बंधन है, ये संगम है, ये जीवन है। उत्तर प्रदेश के देश को संदेश यही है। नदियों का ये बंधन है, ये संगम है, ये जीवन है। उत्तर प्रदेश के देश को संदेश यही है। उत्तर प्रदेश से देश को संदेश यही है। कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन पर आधारित ये फिल्म आपने देखी। कल एक और आयोजन होना है और इसी पर इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि बटन दबाकर इस फिल्म का भी शुभारंभ करें। कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन, इसका आयोजन, इसकी प्रेरणा हमें भी है। हमारे आस्थावान कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनका मार्गदर्शन सदैव हमें एक नए आयाम से जोड़ता है और राष्ट्र की और मानवता की सेवा के लिए समर्पित करता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ
महाकुंभ प्रयागराज में फेथ ऑफ कुंभ एंड क्लाइमेट चेंज यानी कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन से संबंधित इस विशेष कॉन्क्लेव में अपना आखिरी वचन देने के लिए यहां पर उपस्थित जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य संत स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी महाराज, जगतगुरु कृपालु योग ट्रस्ट के संस्थापक परम सम्माननीय स्वामी मुकुंदानंद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, श्री के टी मलिक जी, माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, दीपक पटेल जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, श्रीमती पूजा पाल जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, जीआई फॉरेस्ट के अध्यक्ष और सीओ श्री चंद्रभूषण जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस महत्वपूर्ण विषय से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाकुंभ प्रयागराज में आस्था और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक चर्चा का विषय बनाने और इस चिंता को चिंतन में बदलने के इस पूरे कार्यक्रम की सराहना करते हुए आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे यहां आने में कुछ देर हुई। कारण था कि मैंने कहा मैं एक बार जब प्रयागराज में आया हूं तो आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर के जब भी मैं आता हूं तो एक बार थोड़ा व्यवस्था पे नजर दौड़ाता हूं। जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं तो वही स्थिति महाकुंभ के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं ऊपर से सर्वे कर रहा था, देख रहा था अलग अलग जगह पर पार्किंग की जगह खाली है, लेकिन हर व्यक्ति सड़क पे अपनी गाड़ी पार्क करके और संगम में स्नान करने के लिए चला रहा है। अगर वही व्यक्ति पार्किंग के स्थान पर अपनी गाड़ी खड़ी करे, हो सकता है उसको 100 मीटर पैदल चलना, 100 मीटर और पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन कहीं सड़क पे जाम नहीं होगा और आसानी से वह संगम में स्नान भी करेगा और फिर आसानी से यहां से निकल करके अपने गंतव्य तक भी पहुंच सकता है। और यही हमारे दैनिक जीवन की भी विसंगति हो गई है। हर व्यक्ति केवल दोषारोपण तो कर रहा है, लेकिन इस जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए किए जाने वाले प्रयास में हम सब कहां भागीदार हैं, इसके बारे में चिंतन में सहभागी बनना और फिर उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने में कितना भागीदार बन पा रहा है, ये सचमुच महाकुंभ के संदेश का हिस्सा बनना चाहिए। हम सब आए हैं यहाँ पे त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के लिए। आप याद करिए
आज से 10 साल पहले क्या गंगा और क्या यमुना नदी इसी प्रकार की अविरल और निर्मल रह गई थी? हमारा अथर्ववेद कहता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। हम जब अपने वैदिक सूत्रों में ढूंढते हैं तो हमें शांति पाठ में इस चराचर जगत के कल्याण की हम बात करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हम स्वयं के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में स्वयं बैरियर बनकर के खड़े हो जाते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने है। आज सायंकाल तक 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहां डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जो अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया, सबसे बड़ा आयोजन बन गया। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा भी है। कल दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, लेकिन बहनों और भाइयों, हम सबको सोचना होगा कि कार्बन उत्सर्जन का और पर्यावरण के प्रदूषण का कारण भी जलवायु परिवर्तन है। और जलवायु परिवर्तन का ही कारण हमारी अविरल इस धरती माता की धमनियों के रूप में जिन नदियों को कार्य करना चाहिए था, वे सूखती जा रही हैं। अनुमान करिए, अगर शरीर की रक्त धमनियां सूख गई तो शरीर की स्थिति क्या होगी? और ऐसे ही धरती माता की स्थिति भी है। अगर धरती माता की धमनियां सूख गई या प्रदूषित हो गई, जिन धमनियों से रक्त का प्रवाह होना चाहिए, अगर वहां पे रक्त का प्रवाह होने की बजाय वहां पे पॉल्यूशन आ जाएगा, गंदगी आ जाएगी, तो शरीर की जो स्थिति होनी है वही स्थिति धरती माता की भी हो रही है, जो हम अपने स्वार्थ के लिए नदियों को के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धरती माता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया गया। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने घरों में ईंधन के रूप में जंगलों को काटने, कोयले का उपयोग करके जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा था, उसकी जगह ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाए, जिससे लोग इसका उपयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 210 करोड़, नोट करना, 210 करोड़ वृक्षारोपण किया। और 210 करोड़ में जो वृक्षारोपण किए, इनमें जो हमने वन विभाग के द्वारा करवाए, इसमें 70 से लेकर 80% पौधे सुरक्षित हैं। और जो हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कराए, उसमें भी 60 से 70% पौधे सुरक्षित हैं। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया गया। डीजल से चलने वाली बसेज के स्थान पर
इलेक्ट्रिक बस को प्राथमिकता दी, उसको प्रमोट किया, उसके लिए पॉलिसी बनाई, उसके लिए अनेक कार्यक्रम बढ़ाए, मर चुकी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। आज जो संगम में इतना पावन स्नान एक साथ एक दिन में अन्य कुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन जितनी भीड़ होती थी उतनी भीड़ इस बार हर दिन हो रही है, हर दिन हो रही है। और कारण था नदी को चैनलाइज किया गया, संगम का दायरा बढ़ाया गया, बड़ी संख्या में लोग यहां आ सके। इसके लिए पहले दिन से तैयारी की गई कि संगम में हर समय 10,000 से लेकर 11,000 क्यूसिक वाटर हमेशा मौजूद रहना चाहिए, गंगा जल हमेशा मौजूद रहना चाहिए, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न होने पाए, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ न होने पाए। और तब जाकर के इतना बड़ा आयोजन एक साथ संपन्न हो रहा है। और जो एक बार डुबकी लगा रहा है, अगर थोड़ा पैदल चलने में उनको कष्ट भी हो रहा है तो पूरा कष्ट भूल करके जन्म और जीवन दोनों को धन्य धन्य समझ करके पुण्य का भागीदार भी बन करके आगे बढ़ रहा है। देश के अंदर इस संदेश को लेके जा रहा है और इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी इसमें कैसे भागीदार बन सकते हैं। दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करना क्या हम रोक पाएंगे? क्या नदियों पर कब्जा करने और अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को हम कंट्रोल कर पाएंगे? वन्य जीवों के प्रति क्या हमारे मन में भी संवेदना जागृत होगी? क्योंकि जैसे हमारा व्यक्तिगत जीवन चक्र है, ऐसे ही इस धरती माता का भी अपना एक जीवन चक्र है। हम दोनों को एक साथ जोड़ करके देखेंगे तब यह सृष्टि रहेगी, एक चराचर जगत रहेगा और तब जीव सृष्टि भी रहेगी, जंतु सृष्टि भी रहेगी। और जो आज चंद्रभूषण जी ने अपनी 4 स्लाइड के माध्यम से बहुत कुछ कर लिया है, मुझे लगता है वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा होगी और अनंत काल तक महाकुंभ जैसे आयोजन इसी भव्यता के साथ, इसी दिव्यता के साथ, अविरल और निर्मल मां गंगा और मां यमुना के दर्शन के साथ साथ हम लोगों को इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। सभ्यता और संस्कृति इसी प्रकार से फलती फूलती रहेगी। और अन्यथा क्या स्थिति है? जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम, लाइटनिंग की घटना, आकाशीय बिजली गिरने की घटना। मुझे याद है 2 वर्ष पहले एक ही दिन में आकाशीय बिजली से मिर्जापुर से लेकर बिहार तक 90 लोगों की मौत हुई थी 1 घंटे के अंदर, आकाशीय बिजली गिरने से। आज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, काफी बढ़ी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत सारी जगह लगाए गए हैं, लेकिन इस संबंध में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और बहुत कुछ किए जाने के लिए ही जो देश हमारे वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का संदेश है, उस संदेश को दैनिक जीवन में भी, अपने व्यवहारिक जीवन में भी अगर हम उतार सकें और हम भी सहभागी बन सकें। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ आस्था के नाम लगाने के क्रम में हम भी सहभागी बन सके। हमारे पास व्यक्तिगत लैंड है तो उसमें लगाएंगे, नहीं है सार्वजनिक स्थान पर लगाएंगे, वन विभाग से संपर्क करेंगे, उद्यान विभाग से संपर्क करेंगे, कहीं पौधे लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा बना। याद रखना, मनुष्य ही केवल इस सृष्टि का एकमात्र जीव नहीं है और अकेले मनुष्य से सृष्टि का संचालन भी नहीं कर सकता। जीव जंतु सभी का जीवन चक्र मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है और मनुष्य का उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब इस सभी का अस्तित्व रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। अगर उनके अस्तित्व के ऊपर संकट आएगा तो हमारे अस्तित्व के ऊपर भी संकट आएगा। हम किसी दूसरे प्रलय की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अभी से
तैयारी करें। और कुंभ का संदेश यही है कि आस्था के साथ साथ हमें जलवायु परिवर्तन के उन कारकों पर विचार करते हुए उसके निवारण का उपाय हम सबको मिलकर के करना होगा। और मेरा ये मानना है कि जीव सृष्टि और जंतु सृष्टि के संरक्षण के साथ ही ये मानव सृष्टि की सुरक्षा और उसका संरक्षण हो पाएगा। आज के इस अवसर पर फेट ऑफ कुंभ एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित इस जो कॉन्क्लेव के लिए हमारे पूज्य संतजन आए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी आए हैं, पूज्य चिदानंद मुनि जी आए हैं, यहाँ पर स्वामी मुक्तानंद जी आए हैं, इस विषय से जुड़े हुए हमारे तमाम अन्य रिकी केन ग्रेमी अवार्ड विजेता वे भी यहाँ पर आए हैं, वन विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण भी इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बने हैं। मैं एक बार फिर से महाकुंभ प्रयागराज में और इससे जुड़े हुए विभिन्न विषयों से जुड़े हुए विशेषज्ञ इस आयोजन के समय सहभागी बन रहे हैं। आप सबका मैं इस आयोजन में और इस महाकुंभ के आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कुंभ के संदेश को हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने में सहभागी बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।